हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक। ये हमारे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से संबंधित एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे है बजटन, जिसे अंग्रेजी में बजटिंग कहते हैं। वैसे तो ये कोई शब्द होता ही नहीं है। जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण को ही हम बजट कहते हैं, लेकिन बजट बनाने की प्रक्रिया होती है और बजट भी कई प्रकार के होते हैं। तो आज इस लेक्चर के जरिए हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखें बजटन की। तो बजटन क्या होती है? बजटन एक प्रक्रिया होती है। तो बजटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, भविष्य की एक निश्चित अवधि के लिए क्या करते हैं, भविष्य की, ये शब्द आप नोट करेंगे। कौन सी बात कि ये भविष्य के लिए बनाया जाता है। बजट हमेशा भविष्य के लिए बनाया जाता है। तो इसके अंतर्गत भविष्य की एक निश्चित अवधि के लिए आय और व्यय का क्या, आय और व्यय का हम क्या करते हैं, आय और व्यय का एक अनुमान लगाते हैं भविष्य के लिए और एक विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो ओवरऑल देखें तो बजटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भविष्य की एक निश्चित अवधि के लिए आय और व्यय का अनुमान लगाकर एक विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है। बात करें इसकी तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे अनुमानित व्यय होते हैं, खर्चे होते हैं, उनको अपेक्षित आय से संतुलित करना होता है। कि हम उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले वित्त वर्ष में या आने वाले समय में हमें इतनी आय हो जाएगी और उस आय से हमारे अनुमानित जो व्यय हैं कि भविष्य में हमारे ये खर्चे होंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, संतुलित करने का प्रयास करेंगे कि आय ज़्यादा हो या व्यय ज़्यादा हो। इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। इस प्रक्रिया के से तैयार किया गया विवरण क्या कहलाता है, हमारा बजट कहलाता है। तो ये एक प्रॉपर परिभाषा थी हमारे बजट की। लेकिन और परिभाषा देखें इसकी प्रॉपर बजट की। तो बजटन वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत क्या होता है, अनुमानित व्ययों को अपेक्षित आय से संतुलित रखने की व्यवस्था की जाती है। तो बजटन वह प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अनुमानित व्ययों को अपेक्षित आय से संतुलित रखने की व्यवस्था की जाती है तथा इस प्रक्रिया के अधीन भावी व्ययों और आय का विवरण ही बजट कहलाता है। इस प्रक्रिया के अधीन क्या, भावी व्यय मतलब जो हमारे खर्चे होते हैं और आय का विवरण, यही क्या कहलाता है, हमारा बजट कहलाता है। अब हम देखेंगे बजटन के मूल सिद्धांत। कई बार परीक्षा में आ जाते हैं क्या कि बजटन या बजटिंग के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो हमारे रॉबर्ट एंथोनी के अनुसार बजटन के मूल सिद्धांत देखें। पहला सिद्धांत आता है उच्च प्रबंधकों के द्वारा प्रवर्तित, मतलब ये नीचे जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा नहीं बनाया जाता, मतलब ये उच्च प्रबंधकों द्वारा प्रवर्तित होता है। तो बात करें इसकी तो बजट का निर्माण क्या होता है, बजट का निर्माण हमेशा संगठन के जो उच्च प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा किया जाना चाहिए। क्या है, बजट का निर्माण हमेशा संगठन के जो उच्च प्रबंधक है उनके द्वारा ही किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबंधकीय क्रिया है जो बजटिंग है। तो बजटिंग क्या होती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबंधकीय क्रिया है जो हमारे संगठन की दिशा तय करती है, जो हमारे पूरे के पूरे संगठन की दिशा तय करती है। इसलिए क्या, ये उच्च प्रबंधकों के द्वारा ही की जानी चाहिए। दूसरी बात देखें, दूसरा सिद्धांत यह आता उत्तरदायित्व का निर्धारण। तो बजटिंग के संबंध में संस्था के प्रत्येक कर्मचारी को क्या, बजट के संबंध में संस्था के प्रत्येक कर्मचारी को यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है। जो हमारी संस्था होती है तो संस्था के प्रत्येक कर्मचारी को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि संस्था उनसे क्या अपेक्षा करती है और वे किस कार्य के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि संस्था में उनको किसी न किसी कार्य के लिए तो लिया गया ही होगा, तो उनको पता होना चाहिए कि वे किस कार्य के लिए उत्तरदायी है। इससे क्या होती है, जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। इससे क्या होगी, जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी उस कर्मचारी की, मतलब प्रत्येक कर्मचारी की जवाबदेहिता इससे सुनिश्चित की जा सकती है। तीसरा सिद्धांत आता अवधि का निर्धारण। बजट हमेशा एक निश्चित अवधि, जैसे नॉर्मली 1 वर्ष के लिए बात होती है, तो बजट क्या होता है, हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाना चाहिए और उसके नियमित अंतराल पर समीक्षा भी की जानी चाहिए। मतलब क्या कि बजट हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाना चाहिए और उसके नियमित अंतराल पर समीक्षा आवश्यक है ताकि आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन किए जा सके। तो हमने 3 सिद्धांत देखे। पहला उच्च प्रबंधकों द्वारा प्रवर्तित, दूसरा उत्तरदायित्व का निर्धारण, तीसरा अवधि का निर्धारण। और अब चौथा सिद्धांत देखें, हमारे आय और व्यय इनका पृथक वर्गीकरण और लेखा जोखा। हम इस बजट के दौरान क्या करते हैं, आय का अलग से और व्यय का अलग से, दोनों का अलग अलग वर्गीकरण करते हैं और उसका लेखा जोखा करते हैं। बात करें तो बजटन में अनुमानित आय और व्यय इनका उनकी प्रकृति के अनुसार, ध्यान रखना बजटन में क्या होता है, अनुमानित आय और व्यय का उनकी प्रकृति के अनुसार स्पष्ट वर्गीकरण। जैसे कि हमारा राजस्व आय होता है, पूंजीगत आय होता है, राजस्व व्यय होता है, पूंजीगत व्यय होता है, और उनका लेखा जोखा होना चाहिए।
ठीक है। इससे क्या होता है, वित्तीय पारदर्शिता बनी रहती है। हमें पता चलता है कि हमारी आय तो हो रही है, लेकिन आय किस प्रकार की आय हो रही है, क्या ये हमारी देयता बढ़ा रही है, ये देयताएं कम हो रही है, ये बजट से साफ साफ देखने से पता चलना चाहिए। फिर बात करें एक रूपता की, तो बजट निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन तक, क्या बजट निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन तक पूरी प्रक्रिया में एक रूपता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूरी प्रक्रिया में एक रूपता होनी चाहिए। ये एक रूपता ही क्या करती है, बजट को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह हमने 5 सिद्धांत देखे बजट को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमने बजट के 5 सिद्धांत देखे, वो किसके अनुसार है, रॉबर्ट एंथोनी के अनुसार। पहला सिद्धांत था उच्च प्रबंधकों द्वारा प्रवर्तित, दूसरा है उत्तरदायित्व का निर्धारण, तीसरा अवधि का निर्धारण, चौथा आय एवं व्यय का पृथक वर्गीकरण एवं लेखाजोखा, पांचवा एकरूपता। अब हम देखेंगे बजटन के प्रकार। बजटन को ही बजटिंग कहते हैं वैसे तो बजटिंग या बजटन के प्रकार देखें। तो बजटन के तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम निष्पादन बजट और शून्य आधारित बजट को थोड़ा गहनता से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम किसको, निष्पादन बजट को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परफॉर्मेंस बजट। हिंदी में तो कहते हैं निष्पादन बजट और अंग्रेजी में कहते हैं परफॉर्मेंस बजट। तो निष्पादन बजट क्या होता है, तो ये एक ऐसी बजट प्रक्रिया होती है। निष्पादन बजटिंग की बात करें तो एक ऐसी बजटिंग प्रक्रिया होती है जिसमें बजट में शामिल जितने भी हमारे कार्यक्रम और योजनाएं होती है, बजट में हम क्या करते हैं, भावी समय के लिए या भविष्य के लिए हम क्या करते हैं, कार्यक्रम और योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर देते हैं कि आने वाले समय में हम ये योजनाएं और ये कार्यक्रम क्या है लागू करेंगे। उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि वास्तविक परिणामों और अपेक्षित परिणामों के बीच कम से कम अंतर हो। हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम और योजनाएं होती है जो बजट में शामिल की जाती है, इनके क्रियान्वयन पर जोर देते हैं कि जो हमने कह दिया हम उसको करके दिखाएंगे। कई बार क्या होता है ना, कथनी और करनी में अंतर होता है। तो बजटिंग निष्पादन बजट के दौरान जो हमारी सरकार क्या है, कह तो देती है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो परफॉर्मेंस बजट में क्या होता है, जो आपने कहा है, मतलब जो कार्यक्रम और योजनाओं की बात आपने कही है, तो उनको लागू करने पर, उनको क्रियान्वयन पर जोर दिया जाता है ताकि जो वास्तविक परिणाम और अपेक्षित परिणाम है कि हम जो वास्तविक क्या परिणाम आए हैं और हमने क्या उम्मीद की थी परिणाम, कौन से परिणाम आने की, उनमें अंतर क्या कम से कम होना चाहिए। इसका लक्ष्य क्या, परियोजनाओं को इष्टतम स्तर पर क्रियान्वित करना होता है कि जितनी भी हमारी परियोजनाएं हैं उनको हम चाहते हैं कि जितना हद तक सफल रूप से क्रियान्वयन हो। इसमें क्या है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक चरण में अपेक्षित व्यय और अपेक्षित प्राप्तियाँ, क्या प्रत्येक चरण में अपेक्षित व्यय और अपेक्षित प्राप्तियों की एक नियोजित रूपरेखा तैयार की जाए। तो इसमें क्या सुनिश्चित किया जाता है, इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक चरण में अपेक्षित व्यय और अपेक्षित प्राप्तियों की एक नियोजित रूपरेखा तैयार की जाए और कार्यक्रमों का संचालन उच्च स्तर का हो। कार्यक्रम का संचालन कैसा होना चाहिए, उच्च स्तर का हो, ताकि वांछित परिणाम आसानी से प्राप्त किए जा सके, ताकि क्या वांछित परिणाम आसानी से प्राप्त किए जा सके। यह हमारे सार्वजनिक व्यय में मितव्ययता बरतने, क्या करना, सार्वजनिक व्यय होता है हमारा सरकारी व्यय, उसमें मितव्ययता मतलब कंजूसी कहते हैं एक तरह से, एफिशिएंसी नहीं, इकोनॉमिकली कहते हैं इसको, मितव्ययता कि हिसाब का खर्च करो, और कुशल प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से बजट संचालन पर बल देता है। तो ये क्या करता है, हमारे ये सार्वजनिक व्यय में मितव्ययता बरतने और कुशल प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से बजट संचालन पर बल देता है। तो ये हमने देखा निष्पादन बजट। अब देखेंगे हम, परीक्षा में कई बार आ जाता है क्या, निष्पादन बजटिंग का आधार क्या है। क्या निष्पादन बजटिंग का आधार की बात करें तो आधार में पहला पॉइंट आता है हमारा संसाधनों का अभाव और सीमितता। भाई हमारे सरकार के पास पैसे भी कम हैं और संसाधन भी कम ही हैं, सारी चीज़ें कम हैं, लेकिन हमें काम तो फिर भी पूरे करने हैं। तो यही बात आती है कि संसाधनों का अभाव और सीमितता। तो ये बजट क्या करता है, संसाधनों की कमी और सीमितता को ध्यान में रखकर, क्योंकि उनको सबको पता है सरकार पर पैसे और संसाधन दोनों ही चीज़ों की कमी है। तो ये बजट क्या करता है, संसाधनों की कमी और सीमितता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसलिए इसमें कुशलतम क्रियान्वयन पर जोर दिया जाता है कि क्यों, क्योंकि यदि क्रियान्वयन उनका ठीक तरह से किया जाए तो हो सकता है हमारे कार्यक्रम और जितनी परियोजनाएं वो सफल ढंग से क्रियान्वित हो पाए। तो उनके कुशल क्रियान्वयन पर जोर दिया जाता है ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। दूसरी आती है लागत हित की अवधारणा, मतलब कि निष्पादन बजटिंग लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित है। क्या निष्पादन बजटिंग क्या होती है, लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित है। इसमें प्रत्येक चरण के लिए एक समय सारणी निर्धारित की जाती है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक चरण के लिए एक समय सारणी निर्धारित की जाती है जिससे योजनाओं और कार्यक्रमों का निष्पादन बेहतर होता है। जिससे क्या होता है, योजनाओं और कार्यक्रमों का निष्पादन क्या होता है, बेहतर तरीके से होता है।
और बिना समय सारणी के बजट उद्देश्यों को प्राप्त करना कठिन होता है। समय सारणी का मतलब होता है कि ये अंदाज़ा लगाना कि किस समय में कितना पैसा प्राप्त हो जाएगा और उस प्राप्त होने वाले पैसे से हम कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन से कार्यक्रम कर लेंगे। तो इसकी एक समय सारणी तैयार की जाती है, अंदाज़ा लगाया जाता है। अगर हम ऐसी समय सारणी नहीं तैयार करेंगे तो हम कोई भी उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। फिर आता विभागों और मंत्रालयों के बीच सामंजस्य। तो ये बजट क्या करता है, विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के बीच समन्वय पे जोर देता है। ये बजट क्या करता है, विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के बीच समन्वय पे जोर देता है ताकि संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो सके और अपेक्षित प्राप्तियों का उच्च स्तर पर प्राप्त किया जा सके। क्या अपेक्षित प्राप्तियों का क्या है, उच्च स्तर पर प्राप्त किया जा सके। चौथा आता हमारे मानवीय कुशलता पर आधारित। सरकार के पास कोई स्वचालित वित्तीय उपलब्धि तंत्र नहीं होता, मतलब सरकार के पास पैसे कमाने की कोई मशीन नहीं है, सरकार की कोई तनख्वाह भी नहीं आती। तो वही बात आती है कि सरकार के पास कोई स्वचालित वित्तीय उपलब्धि तंत्र नहीं है। मानवीय कुशलता बजटन का आधार होता है कि सरकारी तंत्र के अंदर यदि सरकारी कर्मचारी ठीक ढंग से काम करेंगे तो कुशलता आएगी, जिसके माध्यम से हम अनुमान, क्रियान्वयन और निष्पादन की प्रक्रिया को प्राप्त किया जा सकता है। तो सरकार के पास कोई स्वचालित वित्तीय उपलब्धि तंत्र नहीं है। मानवीय कुशलता क्या होती है कि यदि सरकारी कर्मचारी कुशलता से काम करेंगे तो ये बजटन का आधार होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, अनुमान, क्रियान्वयन और निष्पादन तीनों को की प्रक्रिया को प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा आता है हमारे क्या, प्रत्येक मद का महत्व। बजटिंग के अंदर क्या होता है, जितनी भी मदें होती है हर मद का एक महत्व होता है। तो इस बजटिंग में किसी भी मद को तटस्थ नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे नहीं कि ये मद तो बेकार है, ये एक कम महत्व की, सारी मदें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस बजटिंग में किसी भी मद को तटस्थ नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका अन्य मदों पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, जिससे कार्यक्रमों का निष्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावी होगा। यदि हम किसी भी मद को क्या है, किसी भी मद के महत्व को कम करते हैं तो इससे क्या होता है, अन्य कार्यक्रम का निष्पादन क्या है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो ये हमने देखे निष्पादन बजटिंग का आधार। तो 5 आधार थे। पहला आधार आता संसाधनों का अभाव और सीमितता, दूसरा लागत हित की अवधारणा, तीसरा विभागों एवं मंत्रालयों की बीच सामंजस्य, चौथा हमारा मानवीय कुशलता पर आधारित, पांचवा प्रत्येक मद का महत्व। अब देखेंगे भारत में निष्पादन बजट की अवधारणा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो भारत में निष्पादन बजट लागू करने की मांग सबसे पहले 1954 में लोकसभा में उठी थी। क्या भारत में जो बजट आता है तो उसमें निष्पादन बजट लागू करने की मांग कब उठी थी? पहली बार हमारे 1954 में लोकसभा में उठी थी। अनुमान समिति ने 1957-58 में इसकी सिफारिश की थी। क्या अनुमान समिति ने क्या किया था? 1957-58 में इसकी सिफारिश की थी, खासकर बड़े पैमाने पर विकास संबंधी गतिविधियों के लिए। क्या? खासकर बड़े पैमाने पर विकास संबंधी गतिविधियों के लिए निष्पादन बजट लागू करने की मांग शुरू की गई थी। फिर हम देखें प्रशासनिक सुधार आयोग, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी है, इसने 1969-70 तक इसे सभी विकास संबंधी विभागों में लागू करने की सिफारिश की थी। जो हमारा प्रशासनिक सुधार आयोग था, जो हमारे 1966 में बना था के हनुमंता की अध्यक्षता में, तो उसने क्या किया था, 1969-70 तक इसे सभी विकास संबंधी विभागों में लागू करने की सिफारिश की थी। हालांकि सरकार ने फिर क्या किया, इसे धीरे धीरे लागू करने का निर्णय किया था। ऐसा नहीं कि एक झटके में इसको लागू कर दिया जाए, तो सरकार ने सोचा कि इसको धीरे धीरे लागू किया जाएगा। तो 1968 में वित्त मंत्रालय ने 1968 में वित्त मंत्रालय ने चुने हुए संगठनों के निष्पादन बजट 1968-69 नामक मसौदा संसद में पेश किया गया कि हम क्या करेंगे, कुछ विभाग जो चुने हुए विभाग है, उन विभागों की बात करें तो उन विभागों के निष्पादन बजट की बात कर रहे हैं, उनको शुरू करने के लिए एक मसौदा संसद में पेश किया था। 1977-78 तक भारत सरकार के लगभग 32 विकास संबंधी जो विभाग है इस योजना में शामिल हो चुके हैं। कितने? 32 विकास संबंधी जो विभाग है इस योजना में शामिल हो चुके हैं। कई राज्य सरकारों ने इसे अपनाया है। जो हमारा निष्पादन बजट है तो राज्य सरकारों के जो बजट आते हैं उसमें भी इसमें अपनाया गया है। अब हम देखेंगे निष्पादन बजट का इतिहास और परंपरागत बजट से इसका क्या अंतर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परंपरागत बजट क्या होता है, जिसे लाइन आइटम बजट भी कहते हैं। तो हमारे जो बजट आता है परंपरागत बजट, तो ये बजट क्या हमारे कर्मचारी, भवन, सज्जा आदि के व्ययों की मदों पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या? ये बजट हमारी जो परंपरागत बजट है, लाइन आइटम बजट, तो ये बजट क्या करता है, कर्मचारी, भवन, सज्जा आदि व्ययों की मदों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये केवल ये बताता है कि कितना सार्वजनिक धन किन मदों पर खर्च हुआ, जो केवल इतना सी चीज़ बताती है कि क्या कि कितना सार्वजनिक धन है, सरकार का पैसा किन मदों पर खर्च हुआ। लेकिन ये नहीं बताता कि उस वजह से कितनी उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई है, जो खर्चा हमने किया है उससे हमें क्या प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है, ये चीज़ नहीं बताता है।
ये हमारे जो पुराने पुलिस राज्य के लिए उपयुक्त था, जो हमारे औपनिवेशिक काल का समय था, साथ ही साथ जो शुरुआत में हमारा जो पुलिस शासन माना जाता था, पुलिस राज्य, तो उसके लिए तो ठीक था। जहाँ में सरकार का कार्य क्या होता, संकीर्ण होता था। सरकार का कार्य कैसा होता था, संकीर्ण, और खर्च कम करने पर जोर दिया जाता था। क्या किया जाता था, खर्चा कम से कम हो, इस पे जोर दिया जाता था। उसके लिए हमारे परंपरागत बजट या लाइन आइटम बजट बनाया जाता था। अब देखेंगे निष्पादन बजट। निष्पादन बजट की बात करें तो यह विशिष्ट उद्देश्यों, कार्यों और कार्यक्रमों और कृतियों पर केंद्रित रहता है। यह हमारे जो निष्पादन बजट है, ये हमारे विशेष उद्देश्यों, कार्यों, कार्यक्रमों और कृतियों पर केंद्रित रहता है, और ये बताता है कि कितने कार्य संपादित करने का विचार है। क्या, कितने कार्य संपादित करने का विचार है, और सार्वजनिक धन के व्यय से कितनी उपलब्धियां प्राप्त हुई है। क्या, सार्वजनिक धन के व्यय से कितनी उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई है। यह आधुनिक कल्याणकारी राज्य के लिए कितना के लिए अधिक उपयुक्त है। भाई जो हमारा निष्पादन बजट है, तो ये बजट क्या है, आधुनिक जो कल्याणकारी राज्य है इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है, जहाँ विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता है। जहाँ पे क्या, हमारे विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता है। उदाहरण की बात करें, यदि शिक्षा विभाग का कार्य शिक्षा है, तो इसके अंतर्गत हमारे प्राथमिक शिक्षा एक कार्यक्रम हो सकता है, और हमारे स्कूल भवन निर्माण, शिक्षकों का प्रशिक्षण और इसकी परियोजनाएं हो सकती है। निष्पादन बजट इन कार्यों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं पर होने वाला व्यय को दर्शाता है। निष्पादन बजट क्या करता है, इन कार्यों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर होने वाले व्यय को दर्शाता है। आगे हम देखते हैं, जो प्रशासनिक सुधार आयोग था, ARC थी हमारी, इसके द्वारा अनुशंसित निष्पादन बजट के कोई 2 उद्देश्य परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो हमें बताना है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा अनुशंसित जो हमारा निष्पादन बजट है, इसके 2 उद्देश्य। पहला उद्देश्य था हमारा विकास कार्यक्रमों के लिए जो जिम्मेदार विभाग और संगठन है, उनमें निष्पादन बजट को लागू करना। तो पहला उद्देश्य ये, विकास कार्यक्रमों के लिए जो जिम्मेदार विभाग है और संगठन है, उनमें निष्पादन बजट को लागू करना। दूसरा, सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों में, क्या, सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों में बजट प्रदर्शन को अपनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करना। क्या करना, बजट प्रदर्शन को अपनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करना। अब हम देखेंगे जो पीटर एंड डीन है, इनके द्वारा निष्पादन बजट निर्माण के 5 महत्वपूर्ण तत्व। किसके द्वारा, पीटर एंड डीन के द्वारा निष्पादन बजट निर्माण के 5 महत्वपूर्ण तत्व। कई बार परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो हम किसी भी पॉइंट को छोड़कर नहीं जाएंगे इस बार। पहला आता तत्व हमारे सूचना के प्रयोजनों हेतु सरकारी बजट का कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में उपविभाजन। क्या, सूचना के प्रयोजनों हेतु सरकारी बजट का कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में उपविभाजन। ये क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है कि समान उद्देश्यों और कार्य या फिर कार्यों वाली, क्या, समान उद्देश्यों या कार्यों वाली जो इकाइयां हैं उनको पहचान किया जाए। क्या, उनको पहचाना जाए और बजट को उन कार्यक्रमों और गतिविधियों में विभाजित कर दिया जाए। तो ये सुनिश्चित करेगा क्या, कि समान उद्देश्य या फिर कार्यों वाली जो इकाइयां हैं उनको पहचान किया जाए और बजट को उन कार्यक्रमों और गतिविधियों में विभाजित कर दिया जाए। दूसरा तत्व आता है हमारा बजट वर्ष के लिए प्रत्येक कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप के, क्या, बजट वर्ष के लिए प्रत्येक कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप के संक्रियात्मक उद्देश्यों का पता लगाना। क्या करना, संक्रियात्मक उद्देश्यों को पता लगाना, मतलब कि प्रत्येक कार्यक्रम और गतिविधि के विशिष्ट और मापने योग्य जो उद्देश्य इनको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। क्या, प्रत्येक कार्यक्रम और गतिविधि के विशिष्ट, मापने योग्य जो उद्देश्य इनको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। तीसरा तत्व आता है प्रत्येक कार्यक्रम के लिए बजट निर्माण और लेखांकन। तो प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अलग से बजट बनाना और उसके वित्तीय लेन देन का हिसाब रखना। क्या करना, उसके वित्तीय लेन देन का हिसाब रखना। फिर आता हमारा चौथा तत्व आता है हमारे उत्पादों तथा क्रियाकलापों के निष्पादन का मापन। तो ये मापना कि इसमें हम क्या करेंगे कि यह मापना कि कार्यक्रम और जो गतिविधियां हैं उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं। जो हमारे कार्यक्रम गतिविधियां हैं उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं और वो परिणाम प्राप्त हुए हैं वो कितने प्रभावी हैं, ये चीज़ चेक करना। तो चौथा तत्व आता हमारे उत्पादों तथा क्रियाकलापों के निष्पादन का मापन। पांचवा तत्व आता है हमारे मापक और मापदंड। क्या, मानक और मानदंड है स्थापित करने के लिए, मानक और मानदंड स्थापित करने के लिए परिणामी आंकड़े हैं इनका इस्तेमाल करना, ताकि हमारी लागत और निष्पादन का मूल्यांकन हो सके। जो लागत और निष्पादन है इसका मूल्यांकन हो सके तथा सरकारी संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग हो सके। तथा क्या, सरकारी संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग हो सके। तो बात करें इसकी, तो प्राप्त आंकड़ों का उपयोग लागत प्रभावशीलता और प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए, क्या, जो प्राप्त आंकड़े हैं 3 आंकड़ों का उपयोग लागत प्रभावशीलता और प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए बेंचमार्क निर्धारित करने और संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाना।
तो हमारे 5 हमारे मूलभूत तत्व थे, किसके अनुसार? पीटर एंड डीन के अनुसार निष्पादन बजट के। पहला था सूचना के प्रयोजनों हेतु सरकारी बजट के कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में उपविभाजन। दूसरा तत्व था हमारे बजट वर्ष के लिए प्रत्येक कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप के संक्रियात्मक उद्देश्यों का पता लगाना। तीसरा तत्व था हमारे प्रत्येक कार्यक्रम के लिए बजट निर्माण और लेखांकन। चौथा तत्व था हमारे उत्पादों तथा क्रियाकलापों के निष्पादन का मापन। पांचवा तत्व था हमारे मानक और मानदंड स्थापित करने के लिए परिणामी आंकड़ों का इस्तेमाल करना, ताकि लागत और निष्पादन का मूल्यांकन हो सके तथा सरकारी संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग हो सके। अब हम देखेंगे बजट निष्पादन बजट है, इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता आती है सरकारी कार्यक्रमों को नियंत्रित करना। तो यह क्या आवंटन के माध्यम से, जो हमारे ये निष्पादन बजट है, यह आवंटन के माध्यम से क्या करता है? सरकारी कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है? आवंटन के माध्यम से सरकारी कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है, उन्हें कार्यक्रमों, गतिविधियों और कार्य के रूप में प्रस्तुत करके। कैसे करता है वो नियंत्रित? उनको क्या करता है? बांट देता है। कैसे कैसे? कार्यक्रमों में बांट देता है, गतिविधियों में बांट देता है, कार्यों के रूप में बांट देता है। फिर आता है सार्वजनिक नीतियों की पहचान या पहचानना। तो ये सरकारी वित्तीय संक्रियाओं के कार्यात्मक वर्गीकरण के माध्यम से, ये क्या करता है? सरकारी वित्तीय संक्रियाओं के कार्यात्मक वर्गीकरण के माध्यम से सार्वजनिक नीतियों को पहचानने का प्रयास करता है। क्या करता है? सार्वजनिक जो नीतियाँ होती हैं इनको पहचानने का प्रयास करता है। तो हमने 2 विशेषताएं देखी। तीसरी विशेषता आती है हमारी राजकीय निष्पादन की समीक्षा। जो सरकारी खर्चा होता है उसकी समीक्षा करने की बात करें तो स्पष्ट रूप से पहचाने गए लागत परिव्ययों के माध्यम से, क्या स्पष्ट रूप से पहचाने गए लागत परिव्ययों के माध्यम से ही राजकीय निष्पादन की समीक्षा की जा सकती है। चौथी विशेषता आती है साध्य पर ध्यान। यह क्या करता है? साधनों की अपेक्षा साध्य मतलब जो परिणाम होता है उसी पर ध्यान केंद्रित करता है। जो हमारा निष्पादन बजट है, तो निष्पादन बजट क्या करता है? यह साधनों की अपेक्षा साध्य या फिर परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। 5वीं विशेषता आती है हमारे उद्देश्यों को परिभाषित करना। तो ये क्या करता है? सरकारी खर्चे के जो उद्देश्य होते हैं उनको स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। क्या करता है? यह हमारे सरकारी खर्चे के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकता है। बात करें 5वीं विशेषता की, तो लागत का अनुमान। तो ये प्रत्येक कर्मचारी, जो प्रत्येक सरकारी जो कार्य निष्पादन है, क्या लागत का अनुमान की बात करें तो प्रत्येक सरकारी कार्य निष्पादन की लागत का ठीक अनुमान लगा सकता है कि इस काम में कितना खर्चा होने वाला है। तो प्रत्येक सरकारी कार्य निष्पादन की लागत का ठीक अनुमान लगा सकता है। 7वीं विशेषता आती है लक्ष्यों का निर्धारण। तो ये पहले से ही उन लक्ष्यों का निर्धारण कर सकता है जिन पर सरकारी विभागों के निष्पादन का समय समय पर मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये क्या कर सकता है? ये पहले से ही उन लक्ष्यों का निर्धारण कर सकता है जिन पर क्या है, सरकारी जो विभाग है उनके क्या है, सरकारी विभागों के निष्पादन का समय समय पर मूल्यांकन किया जा सकता है। अब 8वीं विशेषता आती है मापन का आधार। मापन के आधार की बात करें तो ये हमारे परिमाणात्मक और मात्रात्मक रूप से, क्या परिमाणात्मक जो और मात्रात्मक रूप से कार्यकुशलता तथा कार्य मापन के लिए एक आधार का काम करता है। क्या करता है? कार्यकुशलता तथा कार्य मापन के लिए एक आधार का काम करता है। बात करें हमारे भावी अनुमान की, तो विगत वर्ष के निष्पादन का अभिलेख बजट के लिए, क्या विगत वर्ष के निष्पादन का अभिलेख बजट के लिए भावी अनुमान का काम कर सकता है। क्या कर सकता है? भावी अनुमान का काम कर सकता है। और 10वीं विशेषता थी उपलब्धि पर जोर। तो इससे जोर क्या, उपलब्धि के साधन से हटके स्वयं उपलब्धि पर चला जाता है। तो इस तरह हमने 10 विशेषताएं देखी हमारे निष्पादन बजट की। पहली विशेषता आती है सरकारी कार्यक्रमों को नियंत्रित करना। दूसरी सार्वजनिक नीतियों को पहचानना। तीसरी आती है राजकीय निष्पादन की समीक्षा। चौथा साध्य पर ध्यान। 5वां उद्देश्यों को परिभाषित करना। 6वां लागत का अनुमान। 7वां उद्देश्यों का लक्ष्यों का निर्धारण। 8वां मापन का आधार। 9वां भावी अनुमान। 10वां उपलब्धि पर जोर। अब हम देखेंगे निष्पादन बजट निर्माण के 4 प्रावधानों की बात करें तो निष्पादन बजट निर्माण की 4 प्रावधानों की बात करें। पहला प्रावधान आता हमारा कौन सा? सभी सरकारी क्रियाकलापों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण का समीकरण। क्या सभी सरकारी जो कार्यकलाप है उनके प्रकार्यात्मक जो वर्गीकरण होता है उनका समीकरण। तो सरकार के सभी कार्यों को उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। क्या सरकार के जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार वर्गीकृत करना। दूसरा प्रावधान आता हमारा राजकोषीय प्रबंधन प्रणाली का विकास करना तथा लागत प्रतिवेदन। तो एक ऐसी प्रणाली विकसित करना जो हमारे वित्तीय प्रबंधन और लागत रिपोर्टिंग को सक्षम करे। क्या करे? एक ऐसी प्रणाली विकसित करना जो क्या है, वित्तीय प्रबंधन और लागत रिपोर्टिंग को सक्षम करे। तीसरा प्रावधान आता हमारे पर्याप्तता और इकाई लागतों के संबंध में। क्या पर्याप्तता और इकाई लागतों के संबंध में सरकारी निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए
उपयुक्त सांख्यिकी मापतोल की विधि का विकास करना, मतलब पर्याप्तता और इकाई लागतों के संबंध में सरकारी निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त सांख्यिकी मापतोल की विधि का विकास करना। तो प्रदर्शन और लागत प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए क्या, प्रदर्शन और लागत प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकीय उपकरण और विधियां विकसित करना। क्या करना, सांख्यिकीय उपकरण और विधियां विकसित करना। चौथा आता प्रावधान हमारे सार्वजनिक नीतियों के निर्माताओं को, क्या सार्वजनिक नीतियों के निर्माताओं को समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए, क्या सार्वजनिक नीतियों के निर्माताओं को समय समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए निष्पादन मूल्यांकन करना। नीति निर्माताओं को नियमित रूप से प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान करना ताकि वे बेहतर निर्णय ले सके। तो इस तरह हमारे 4 जो हमारे प्रावधान थे निष्पादन बजट निर्माण के, उनके हमने देखा। पहला था हमारे सभी सरकारी क्रियाकलापों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण का समेकन। दूसरा आता हमारे राजकोषीय प्रबंधन प्रणाली का विकास करना तथा लागत प्रतिवेदन। तीसरा आता पर्याप्तता और इकाई लागतों के संबंध में सरकारी निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त सांख्यिकी मापतोल विधि का विकास करना। चौथा हमारा यह आता है सार्वजनिक नीतियों के निर्माताओं को समय समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए निष्पादन मूल्यांकन करना। अब हम देखेंगे निष्पादन बजट के लिए, क्या निष्पादन बजट के लिए किए गए विभिन्न वर्गीकरण मुख्यतः बजट की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। क्या निष्पादन बजट के लिए जब बहुत सारे वर्गीकरण हम करते हैं तो बजट की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं वर्गीकरण। तो वो 3 आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है? पहली होती है हमारे बजट निर्माण। तो बजट को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से बनाने में ये मदद करता है, क्या बजट को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से बनाने में मदद करता है। दूसरा आर्थिक विश्लेषण, तो आर्थिक गतिविधियों और नीतियों के प्रभावों का विश्लेषण करने में सहायता करता है। और तीसरा आता है बजट का क्रियान्वयन और जवाबदेही, तो बजट को लागू करने और उसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने में ये मदद करता है। अब हम देखेंगे निष्पादन बजट के निर्माण के गुण, कि कोई भी व्यक्ति यदि निष्पादन बजट का निर्माण करता है तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला आता है परंपरागत बजट की कमियों को पूरा करता है। ये क्या करता है? परंपरागत बजट की कमियों को पूरा करता है, मतलब तो यह परंपरागत बजट की अक्षमताओं और सीमाओं को दूर करता है। क्या करता है? ये परंपरागत बजट की अक्षमताओं और सीमाओं को दूर करता है। दूसरा आधुनिक वित्तीय प्रशासन का औजार, तो इससे आधुनिक वित्तीय प्रशासन के एक प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। इससे क्या आधुनिक वित्तीय प्रशासन के एक प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा पारस्परिक संबंध स्थापित करता है, तो यह नीति और निष्पादन, निवेश और उत्पाद, सरकारी कार्यक्रमों और गतिविधियों और वित्तीय पहलुओं के मध्य गहरा संबंध स्थापित करता है। तो ये किन किन के मध्य संबंध स्थापित करता है? नीति और निष्पादन, निवेश और उत्पाद, सरकारी कार्यक्रमों और गतिविधियों के बीच में क्या है? गहरा संबंध स्थापित करता है। फिर आता है बजटीय प्रक्रिया में सुधार, तो इससे क्या बजटीय प्रक्रिया में सुधार होता है और इसका संबंध राजकोषीय नीति निर्माण से होता है। क्या होता है? इसका संबंध किससे होता है? राजकोषीय नीति निर्माण से होता है। फिर आता है वास्तविक सरकारी निष्पादन का विश्लेषण, तो इससे क्या होता है? वास्तविक सरकारी निष्पादन का बेहतर विश्लेषण संभव होता है। इससे क्या होता है? वास्तविक सरकारी निष्पादन का बेहतर विश्लेषण संभव होता है। छठा आता हमारे क्या? वित्तीय जवाबदेही और विधायी नियंत्रण, तो इससे क्या वित्तीय जवाबदेही और विधायी नियंत्रण की बेहतर प्रणाली का विकास हो सकता है। इससे क्या होता है? इससे वित्तीय जवाबदेही और विधायी नियंत्रण की बेहतर प्रणाली का विकास हो सकता है। फिर आता है लेखा परीक्षा प्रक्रिया सुगम, तो इससे क्या सरकारी कार्यों की लेखा परीक्षा की प्रक्रिया सुगम होगी। इससे क्या होता है? सरकारी कार्यों की लेखा परीक्षा की प्रक्रिया सुगम होगी। आठवां आता हमारे क्या गुण कि दीर्घावधि विकास नीतियों का मूल्यांकन, तो इससे क्या सरकार की जो दीर्घावधिक विकास नीतियां हैं इनका प्रभावी परिणामोन्मुख मूल्यांकन हो सकेगा। आठवां गुण क्या आता है? हमारे दीर्घावधिक जो हमारे दीर्घ अवधि के जो विकास नीतियां होती हैं इनका मूल्यांकन की बात करें तो इससे सरकार की दीर्घ अवधिक जो विकास नीतियां होती हैं इनका प्रभावी परिणाम उन्मुख मूल्यांकन हो पाएगा। नवा गुण है दूरगामी सुधारों का प्रवर्तक, तो ये हमारे वित्तीय प्रशासन में दूरगामी सुधारों का प्रवर्तक होगा। ये क्या होगा? हमारे वित्तीय प्रशासन में दूरगामी प्रवर्तक सुधार होते हैं इनका प्रवर्तक होगा। 10वें की बात करें तो अपव्यय और अकुशलता को दूर करना, तो इससे सरकार के वित्तीय लेन देन में अपव्यय और अकुशलता को दूर करने में मदद मिलेगी। क्या होता है इससे सरकार के जो वित्तीय लेन देन होते हैं इनमें अपव्यय और जो अकुशलता होती है इनको दूर करने में मदद मिलेगी। 11वां आता हमारे दिशान्मुख और अधिक विकासात्मक, तो ये परिणाम उन्मुख और अधिक विकासात्मक होता है। जो हमारा निष्पादन बजट होता है ये क्या होता है? अधिक परिणामोन्मुख
और अधिक विकासात्मक होता है। और उत्तरदायित्व का निर्धारण, तो उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है तथा राजस्व और व्यय के विकल्पों का सुस्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। तो हमने 11 देखे गुण जो निष्पादन बजट थे, तो निष्पादन बजट निर्माण के गुण की बात करें 11 थे। पहला देखिए, परंपरागत बजट की कमियों को पूरा करता है। दूसरा, आधुनिक वित्तीय प्रशासन का औजार है। तीसरा, पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। चौथा, बजटीय प्रक्रिया में सुधार करता है। पांचवा, वास्तविक सरकारी जो निष्पादन है इसका विश्लेषण करता है। छठा, वित्तीय जवाबदेही और विधायी नियंत्रण स्थापित करता है। सातवां, लेखा परीक्षा प्रक्रिया सुगम करता है। आठवां, दीर्घावधिक विकास नीतियों का मूल्यांकन करता है। नौवां, हमारे दूरगामी सुधारों का प्रवर्तक है। 10वां, अपव्यय और अकुशलता को दूर करना। 11वां, हमारा दिशोन्मुख तथा अधिक विकासात्मक है। 12वां, हमारा उत्तरदायित्व का निर्धारण। अब हम देखेंगे बजट, निष्पादन बजट है इसकी समस्याएं और सीमाओं के बारे में। पहली समस्या या सीमा की बात करें तो सरकारी निष्पादन का मापन कठिन है। सरकारी निष्पादन का सदैव आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता। क्या? सरकारी निष्पादन का सदैव आसानी से पता नहीं चल पाता है और इसका क्या परिणाम भी सुस्पष्ट नहीं होता। जो परिणाम आते हैं वो भी सुस्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होते। दूसरी कठिनाई क्या आती है? इकाई लागतों का हिसाब कठिन, मतलब सरकारी अभिकरणों की बहुत सी परिसंपत्तियों का इकाई लागतों के अनुसार हिसाब ही नहीं रखा जाता। क्या? जो हमारे अभिकरण होते हैं वो खुद ही परिसंपत्तियों का हिसाब नहीं रखते हैं, तो कोई दूसरा कैसे रख पाएगा। तीसरी समस्या आती है हमारी, लेखा शीर्षों को विकास शीर्षों से जोड़ना जटिल है। क्या? लेखा शीर्षों को विकास शीर्षों से जोड़ना जटिल है। कि लेखा शीर्षों को विकास शीर्षों के साथ जोड़ना एक जटिल कार्य होता है। कि जो विकास कार्य होते हैं वो अमूर्त कार्य होते हैं, उनको अमूर्त जो हमारे शीर्ष होते हैं उनसे जोड़ना बहुत ही जटिल कार्य होता है। फिर परिणामात्मक मूल्यांकन की सीमा, तो इससे सरकारी निष्पादन का परिणामात्मक मूल्यांकन हमेशा सटीक नहीं हो पाता। मूल्यांकन तो होता है लेकिन वो मूल्यांकन कभी भी सटीक नहीं हो पाता। फिर बात करें वर्गीकरण में कठिनाई, तो संगठनात्मक इकाइयों के समनुरूप, क्या संगठनात्मक इकाइयों के समनुरूप प्रकारों और कार्यक्रमों की वास्तविक श्रेणियां कुछ न कुछ कठिन होती है, तो वर्गीकरण में कठिनाई आती है। फिर प्रशासनिक त्रुटियों का समाधान मात्र, तो इससे बजट प्रक्रिया में प्रशासनिक त्रुटियों को केवल समाधान ही हो सकता है। ये प्रशासनिक और संगठनात्मक कमियों को दूर करने का एकमात्र साधन नहीं है। फिर सातवां हमारी समस्या आती है, कागजी कार्य और समय की बर्बादी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इससे कागजी कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सरकारी कर्मचारियों के लिए और समय की भी बर्बादी होती है। आठवां समस्या आती है, विशेषज्ञों की आवश्यकता और खर्चीली प्रक्रिया, तो इसके लिए प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर वित्तीय विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है और इस प्रकार ये बहुत ही निष्पादन बजट क्या है, ये बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया है। नवा सूचना प्रक्रिया प्रणाली की आवश्यकता, तो इसके लिए एक सुसंगठित सूचना प्रणाली की आवश्यकता होती है, अन्यथा हमारे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। यदि आपके पास सूचना प्रणाली प्रॉपर नहीं है तो आपको वैसे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे जैसा आप परिणाम प्राप्त करना चाहते हो। फिर संसाधनों का पुनर्नियोजन क्या है? संवेदनशील मुद्दा है। तो संसाधनों का पुनर्नियोजन एक संवेदनशील मुद्दा है जिससे केवल तकनीकी प्रविधियों से ही नहीं सुलझाया जा सकता। और 11वां आता योजना तथा योजना भिन्न व्यय का महत्व नहीं, तो इस कार्य में योजना और योजना भिन्न व्यय का कोई महत्व नहीं होता, जिससे ये व्यापक दृष्टिकोण प्रभावित हो सकता है, जो दृष्टिकोण आपको प्रभावित हो सकता है। तो 11 कमियां हमने देखी निष्पादन बजट की समस्या या कमियां। पहली कमी आती है सरकारी निष्पादन का मापन कठिन। दूसरी, इकाई लागतों का हिसाब कठिन। तीसरा, लेखा शीर्षों को विकास शीर्षों से जोड़ना जटिल है। चौथा, हमारे परिणामात्मक जो मूल्यांकन है इसकी सीमा। पांचवा, वर्गीकरण में कठिनाई। छठा, हमारे प्रशासनिक त्रुटियों का समाधान मात्र। सातवां, कागजी कार्य और समय की बर्बादी। आठवां, हमारे विशेषज्ञों की आवश्यकता और खर्चीली प्रक्रिया। नौवां, हमारे सूचना प्रणाली की आवश्यकता। 10वां, हमारे है संसाधनों का पुनर्नियोजन संवेदनशील मुद्दा। 11वां, योजना और योजना भिन्न व्यय का महत्व नहीं। तो हमने देखा निष्पादन बजट। अब हम देखेंगे शून्य आधारित बजट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग, ZBB बात करें इसकी। तो शून्य आधारित बजट की अवधारणा सबसे पहले पीटर पायर ने अमेरिका में दी थी। तो बात करें इसकी, तो इसी अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? पीटर पायर ने अमेरिका में ये अवधारणा दी थी। इस बजट में कोई पूर्व निर्धारित आधार नहीं होता, अर्थात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट शून्य से शुरू किया जाता है, इसीलिए इसको शून्य आधारित बजट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, पूर्व निर्धारित कोई आधार नहीं होता, बल्कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट शून्य से शुरू किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि पिछले वर्ष की जो आवंटित राशि है, क्या पिछले वर्ष की आवंटित राशि
वाली जो मद्दे और कार्यक्रम होते हैं उनको आवश्यक रूप से स्थान नहीं दिया जाता। जरूरी नहीं है कि वो अगली बार भी स्थान लेंगे या नहीं। प्रत्येक व्यय को एक नए सिरे से उचित ठहराया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? प्रत्येक व्यय को एक नए सिरे से उचित ठहराया जाता है और यह बजट पूरी तरह से लेखा परीक्षण की पद्धति पर आधारित है। ये बजट क्या पूरी तरह से लेखा परीक्षण की पद्धति पर आधारित है। अब प्रॉपर आपसे जो इसकी परिभाषा पूछी जाए तो आपको क्या बतानी है? पीटर पायर के अनुसार शून्य पर आधारित बजटिंग एक संचालित नियोजन और बजटिंग की प्रक्रिया है। एक संचालित नियोजन और बजटिंग की प्रक्रिया है जिसमें हमारे प्रत्येक मैनेजर के अपने संपूर्ण बजट प्रावधानों का औचित्य शून्य से बताना होता है कि शून्य कर दिया जाए। तो यदि आप उसका औचित्य बताओगे तभी आपको बजट दिया जाएगा, और यदि आप उसका औचित्य सिद्ध नहीं कर पाते हो, प्रत्येक मैनेजर मतलब जो कंपनियां होती है या फिर जो हमारे विभाग होते हैं, जो उनके प्रबंधक होते हैं, उन्हीं को ये चीज़ बतानी पड़ेगी, उनका औचित्य बताना पड़ेगा। तथा प्रत्येक मैनेजर मतलब प्रबंधक, तो मैनेजर पर सबूत का भार डाल दिया जाता है कि उसे धन क्यों व्यय करना चाहिए, कि जो मांग करता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए तो उसको बताना पड़ेगा ये पैसा उसे क्यों चाहिए। फिर आता जिमी कार्टर के शब्दों में, तो शून्य पर आधारित बजटिंग में बजट को इकाइयों में रखा जाता है। क्या? शून्य आधारित बजटिंग में बजट को इकाइयों में रखा जाता है जिसे निर्णय पैकेज कहा जाता है, और जो प्रत्येक स्तर पर मैनेजर या प्रबंधक द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये पैकेज विभाग के विद्यमान या प्रस्तावित जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूर्ण करता है। तो ये परिभाषा किसकी है? जिमी कार्टर की, कि शून्य पर आधारित बजटिंग में बजट को इकाइयों में रखा जाता है जिसे निर्णय पैकेज कहा जाता है, और जो प्रत्येक स्तर पर मैनेजर द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये पैकेज विभाग की क्या करते हैं? विद्यमान या प्रस्तावित क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। तो बात करें हमारे शून्य आधारित बजटिंग की नई अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले 1977 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, उन्होंने अपने देश में अपनाया था। बात करें सबसे पहले शुरुआत की, तो जिमी कार्टर ने अपने देश में इसको शुरुआत की थी। भारत की बात करें तो भारत में पहली बार 1986 में उस समय के जो वित्त मंत्री थे वीपी सिंह, इन्होंने इसे अपनाने का स्वीकार किया था कि हम इसको अपनाएंगे। 1987-88 में केंद्रीय सरकार के अनेक विभागों में इस तकनीक को अपनाया गया था। अब हम देखेंगे शून्य आधारित जो बजटिंग है इसकी विशेषताएं क्या है। शून्य आधारित बजटिंग की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता आती है सार्वजनिक व्ययों पर नियंत्रण। तो इसका मुख्य उद्देश्य हमारी सार्वजनिक खर्चे होते हैं, व्यय होते हैं, उन पर नियंत्रण करना, ताकि सरकारी धन का अपव्यय न हो सके और उसका प्रयोग क्या सार्वजनिक हित में हो सके। दूसरा आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो इसके अंतर्गत पूर्ववर्ती कार्यक्रमों और योजनाओं के क्या पूर्ववर्ती जो पहले के जो कार्यक्रम और योजनाएं, इनके आलोचनात्मक मूल्यांकन की व्यवस्था की जाती है। तो उनके क्या आलोचनात्मक मूल्यांकन की व्यवस्था की जाती है, जिनके आधार पर क्या उस मद को बजट में स्थान दिलाया जा सके। कि जो मद की बात हम कर रहे हैं, जो प्रबंधक मद की बात कर रहे हैं कि बजट में इसका स्थान होना चाहिए, तो उसको अंदर डालने के लिए क्या है जो आलोचनात्मक उसका मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा आता है लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित। तो यह बजट क्या है? लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित है। इसमें यह प्रयास किया जाता है कि किसी कार्यक्रम या मद पर आने वाली लागत और उससे प्राप्त होने वाली जो सामाजिक हित है, इनके मध्य कम से कम अंतर होना चाहिए। क्या? किसी भी कार्यक्रम या मद पर आने वाली जो लागत होती है और उनसे प्राप्त होने वाले सामाजिक हित है, इनके मध्य अंतर सबसे कम होना चाहिए। फिर भविष्य में जारी रखने के लिए बाध्यता नहीं। तो शून्य आधारित बजटिंग में किसी कार्यक्रम या योजना को, शून्य आधारित जो बजटिंग होती है इसमें क्या है, किसी भी कार्यक्रम या योजना को अनिवार्य रूप से भविष्य में बनाए रखना आवश्यक नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष उसकी उपयोगिता और लागत लाभ का मूल्यांकन किया जाता है। जिस साल उसकी लागत लाभ और मूल्यांकन उपयोगिता ठीक नहीं होगी, मूल्यांकन के आधार पर उस साल उसको खत्म कर दिया जाएगा। कुशल और ईमानदार कर्मचारी की आवश्यकता। तो इस प्रकार की बजटिंग प्रणाली के संचालन के लिए कुशल और ईमानदार कर्मचारियों और अधिकारियों की आवश्यकता होती है, जो सभी अर्थव्यवस्थाओं में मिलना जरूरी नहीं है। हर अर्थव्यवस्था में ये जो कुशल और ईमानदार कर्मचारी मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है। छठा आता हमारा पूर्ण और सही जानकारी। शून्य आधारित बजटिंग के लिए बजट बनाते समय पूर्व में संचालित मदों के पूर्ण और सही जानकारी होनी चाहिए। जो पहले से में संचालित मद हैं उनकी पूर्ण और सही जानकारी होनी चाहिए, ताकि उस मद के औचित्य को सही रूप से प्रस्तुत किया जा सके। तो इस तरह हमने जो शून्य आधारित बजटिंग है इसकी विशेषताएं देखी। 6 विशेषताएं थी। पहले सार्वजनिक व्ययों पर नियंत्रण, दूसरा आलोचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित, चौथा भविष्य में जारी रखने की बाध्यता नहीं होती है इसमें, फिर पांचवा कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी की आवश्यकता, छठा पूर्ण और सही जानकारी। अब हम देखेंगे जो शून्य आधारित बजटिंग होती है इसमें क्या दिक्कतें आती है, क्या कठिनाई है।
तो स्वयं मूल्यांकन की समस्या, कार्यक्रमों और योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन उसी विभाग, उसी मंत्रालय के अधिकारी के द्वारा किया जाना होता है कि जो वो जिसको बजट चाहिए वही खुद ही क्या करेंगे, खुद ही का मूल्यांकन करेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है स्वयं मूल्यांकन की समस्या कि कोई भी व्यक्ति खुद का मूल्यांकन कैसे करेगा, जिसके अंतर्गत ये कार्यक्रम संचालित होते हैं। ऐसी स्थिति में स्वयं मूल्यांकन उनके विरुद्ध नहीं किया जा सकता, जिससे निष्पक्षता प्रभावित होती है कि कोई भी व्यक्ति खुद का मूल्यांकन उस तरह से नहीं करता जिस तरह से कोई दूसरा व्यक्ति उसका मूल्यांकन या दूसरा विभाग उसका मूल्यांकन कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि मूल्यांकन खुद को ही करना है। दूसरा, कुशल कर्मचारी की कमी। तो इसके निर्माण और क्रियान्वयन के लिए ईमानदार और पूर्ण कुशल अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता है, जो प्राय सभी देशों में मिलना संभव नहीं है। साथ ही प्रत्येक चरण के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम हर कर्मचारी को कहाँ तक प्रशिक्षण देंगे और इतने सारे हम ईमानदार और तकनीकी कुशल कर्मचारी लाएंगे कहाँ से। फिर आता है लोकतांत्रिक सरकारों की प्रवृत्ति। तो शून्य आधारित बजटिंग मितव्ययता और पूर्ण नियंत्रणात्मक सार्वजनिक व्यय पर आधारित है। क्या शून्य आधारित जो बजटिंग है ये क्या मितव्ययता और पूर्ण नियंत्रणात्मक सार्वजनिक व्यय पर आधारित है, जो हमारे प्रजातांत्रिक और सत्ता लोलुप जो सरकार है उनके द्वारा तो संभव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वे जनता को खुश करने के लिए अपव्यय और गैर नियंत्रणात्मक व्यय को सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य होता है जनता को खुश करना, और इसके लिए वो यदि गैर वाजिब खर्चा करना पड़े तो वो करने के लिए तैयार होते हैं। फिर विकासशील देशों में ये अनुपयुक्त है। कैसे? कि विकासशील और पिछड़े देशों में शून्य आधारित बजटिंग की प्रणाली कारगर सिद्ध नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बजट प्रणाली में लचीलापन अत्यंत ही आवश्यक समझा जाता है। क्या? यहाँ पर बजट प्रणाली में लचीलापन अत्यंत आवश्यक समझा जाता है, जो शून्य आधारित बजट के विपरीत है। तो इस तरह में 4 समस्याएं देखी जो हमारी शून्य आधारित बजटिंग की है। पहली, स्वयं मूल्यांकन की समस्या। दूसरा, कुशल कर्मचारी की कमी। तीसरा, लोकतांत्रिक सरकारों की प्रवृत्ति। चौथा, विकासशील देशों में अनुपयुक्त। अब हम देखेंगे भारत सरकार के द्वारा शून्य आधारित बजटन क्यों अपनाया गया था, कि भारत सरकार के द्वारा जो शून्य आधारित बजटन है सरकार ने क्यों अपनाया। तो भारत सरकार ने शून्य आधारित बजटन को निम्नलिखित कारणों से अपनाया था। पहला कारण था हमारा लागत लाभ विश्लेषण। बजट की मदों पर लागत लाभ विश्लेषण करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक व्यय का उचित प्रतिफल मिल रहा है या नहीं, कि जितने भी खर्चे किए जा रहे हैं तो प्रत्येक व्यय का उचित प्रतिफल मिल रहा है कि नहीं, इसलिए। दूसरा, हमारे निष्क्रियता के स्थान पर सक्रिय मदों को स्थान देना। तो उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना जो वास्तव में उपयोगी और परिणाम उन्मुख है, न कि केवल परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं उनमें खर्चा करना। जो लंबे समय से ऐसे खर्चे चले आ रहे हैं जिनकी कोई औचित्य नहीं है, तो उनको हटा दिया जाना चाहिए। उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयासों की सही जानकारी प्राप्त करना। क्या? उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयासों की सही जानकारी प्राप्त करना। तो ये सुनिश्चित करना कि हमारे सरकारी व्यय विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में कितने प्रभावी है। जो हमारे सरकारी व्यय हैं ये क्या है, हमारी विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में कितने प्रभावी है, ये चीज़ें पता लगाना। फिर विकल्पों की खोज के साथ मितव्ययता को महत्व देना। तो व्यय के लिए विभिन्न विकल्पों की तलाश करना और सबसे मितव्ययी और प्रभावी विकल्प का चयन करना। 5वां आता है निर्णय संबंधी जो पैकेज है इसका डिजाइन तैयार करना और उसे क्रमबद्ध करना। तो व्यय से संबंधित प्रत्येक निर्णय को एक निर्णय पैकेज के रूप में तैयार करना और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध करना। तो 5 ऐसे कारण थे जिनके आधार पर हमने तय किया कि भारत सरकार में शून्य आधारित बजटन को शामिल किया जाए। तो पहला आता है लागत लाभ विश्लेषण। दूसरा कारण निष्क्रियता के स्थान पर सक्रिय मदों को स्थान देना। तीसरा आता उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयासों की सही जानकारी प्राप्त करना। चौथा, विकल्पों की खोज के साथ मितव्ययता को महत्व देना। 5वां, निर्णय संबंधी पैकेज का डिजाइन तैयार करना और उसे क्रमबद्ध करना। संक्षेप में देखें तो शून्य आधारित बजटन को भारत में राजकोषीय जिम्मेदारी बढ़ाने और व्यय में अपव्यय को कम करने और संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करने के लिए अपनाया गया था। अब हम देखेंगे शून्य आधारित जो बजटिंग प्रणाली है इसके फायदे क्या हैं। पहला फायदा आता है वरीयता विश्लेषण पर आधारित है। क्या? वरीयता विश्लेषण पर आधारित। तो इस प्रणाली में बजट प्रक्रिया पूर्णतः वरीयता विश्लेषण पर आधारित है, जिससे कि हमारे संगठन और राष्ट्र के उद्देश्यों और सामयिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण महत्व दिया जाता है। तो दूसरा लाभ आता है हमारे क्या, नियोजन और बजट निष्पादन में कारणगत संबंध। तो इस प्रणाली में क्या होता है, नियोजन और बजट निष्पादन में प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो इस प्रणाली में क्या होता है, नियोजन और बजट निष्पादन में प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रस्तावित नियोजन का मूल्यांकन, विश्लेषण और उपयोगिता ही बजट का स्वरूप निर्धारित करती है। क्या?
जो प्रस्तावित नियोजन है इसका मूल्यांकन, विश्लेषण और जो उपयोगिता है, यही क्या है बजट का स्वरूप निर्धारित करती है। तीसरा आता है हमारे निर्णय घटकों की संरचना और विकास। तो इसमें क्या निर्णय घटकों की संरचना और विकास लागत, क्या निर्णय घटकों की संरचना, विकास लागत तथा लाभों के विश्लेषण के आधार पर की जाती है। यदि कोई कार्यकलाप अपेक्षित लाभ नहीं प्रदान करता तो उसे अनुत्पादक समझा जाएगा और उसे हटा दिया जाएगा। चौथा लाभ आता हमारे सभी स्तर के अधिकारियों की भागीदारी। तो इसकी निष्पादन प्रक्रिया में सभी स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो सम्मिलित रहते हैं, जिससे हमारे प्रत्येक स्तर पर कर्तव्यबोध का वातावरण बना रहता है और नैतिकता भी दायित्व निर्वाह में प्रेरणा देती है। तो चौथा लाभ आता है हमारे सभी स्तर के अधिकारियों की भागीदारी। पांचवा आता है हमारे पर्याप्त समायोजनशीलता। तो इस प्रणाली के द्वारा बजट निष्पादन में पर्याप्त समायोजनशीलता रहती है। यदि आर्थिक संसाधनों में कमी आती है तो कम वरीयता प्राप्त जो निर्णय घटक और बजट प्रक्रिया को पृथक कर दिया जाता है, जिससे हमारे क्या संगठन के उद्देश्यों और कार्यक्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह में 5 लाभ देखिए हमारे शून्य आधारित बजटिंग प्रणाली के। पहला वरीयता विश्लेषण पर आधारित, दूसरा नियोजन और बजट निष्पादन में कारणगत संबंध, तीसरा निर्णय घटकों की संरचना और विकास, चौथा हमारे सभी स्तर के अधिकारियों की भागीदारी, पांचवा पर्याप्त समायोजनशीलता। अब हम देखेंगे शून्य आधारित बजटिंग को हम सूर्यास्त बजटिंग भी कहते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि परीक्षा में आ जाए सनसेट बजटिंग क्यों कहते हैं। तो संसाधन की मांग करने वाले जो प्रत्येक विभाग है, इसको वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन के सूर्यास्त से पहले संसाधनों के औचित्य को सिद्ध करना पड़ता है। यही कारण है कि इसे सूर्यास्त बजटिंग भी कहते हैं। यह लागत कम करने और राजकोषीय जिम्मेदारी बढ़ाने में मदद करता है। भारत में इसे 1983 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनाया था और 1987 में भारत सरकार ने पूर्ण बजट के लिए इसे अपना लिया था, शून्य आधारित बजटिंग। अब हम देखेंगे शून्य आधारित बजट और परंपरागत जो बजट होते हैं उनमें क्या अंतर है। इधर हम देखेंगे शून्य आधारित बजट और इधर देखेंगे परंपरागत बजट। तो देखेंगे दोनों में क्या अंतर है। पहला अंतर आता है कि इसमें हर नए और मौजूदा व्यय को स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, जो शून्य आधारित बजट होता है। जबकि परंपरागत बजट की बात करें तो इसमें बजट के जिसमें क्या होता है, पिछले वर्ष के बजट के ऊपर और उससे अधिक खर्चों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। यदि उतना ही आपने खर्च करना है तो कोई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, ज़्यादा करना चाहते हो परंपरागत बजट में तो ही स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ती है। शून्य आधारित बजट की बात करें तो ये बजट लचीला होता है, परंपरागत बजट क्या कठोर प्रकृति का होता है। शून्य आधारित बजट क्या अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है, जबकि परंपरागत बजट क्या तुलनात्मक रूप से कम समय में तैयार हो जाता है। शून्य आधारित बजट क्या अधिक खर्चीली प्रक्रिया है, जबकि परंपरागत बजट की बात करें तो यह तुलनात्मक रूप से कम खर्चीली प्रक्रिया है। परंपरागत बजट की बात करते हैं कुशल और प्रशिक्षित विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि परंपरागत बजट अपेक्षाकृत कम कुशल विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया जाता है। कई बार परीक्षा में आ जाए तो आपको ये लिखना है। फिर हम देखें निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट, दो चीज़ें हमने देखी, इनमें क्या अंतर है। पहले हम देखें निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट की मुख्य उपयोग की बात करें तो सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक विभागों में ज़्यादा काम आता है हमारे क्या निष्पादन बजट। शून्य आधारित बजट की बात करें तो निजी उपक्रमों में काम आता है, निजी कंपनियों में। तो आधार की बात करें तो निष्पादन बजट की बात करें तो संसाधनों के प्रभावी आवंटन पर ही आधारित होती है। ये क्या संसाधनों के प्रभावी आवंटन पर आधारित होती है, जबकि शून्य आधारित बजट की बात करें तो संसाधनों के औचित्य पर आधारित होती है। किस पे होती है? औचित्य पर आधारित होती है। बात करें औचित्य की जिम्मेदारी तो निष्पादन बजट की बात करें तो औचित्य उच्च प्रबंधकों और नीति निर्माताओं के द्वारा तय किया जाता है, जबकि शून्य आधारित बजट की बात करें तो संसाधनों की मांग करने वाले जो विभाग होते हैं उनको ही इसका औचित्य सिद्ध करना पड़ता है। निष्पादन बजट की बात करें तो इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? परिणाम आधारित कार्यों के संचालन पर टिकी हुई है। प्राथमिक लक्ष्य क्या है? परिणाम आधारित जो कार्य होते हैं उनके संचालन पर टिकी हुई है, जबकि हमारे शून्य आधारित बजट ये अनुपयोगी कार्यों को समाप्त करने पर बल देती है कि जो बेकार कार्य हैं उनको समाप्त कर दो। पांचवा अंतर आता है, आखिरी अंतर आता है। आखिरी अंतर क्या है? किस पे ध्यान केंद्रित है? तो निष्पादन बजट लागत और परिणाम दोनों पे केंद्रित है, जबकि शून्य आधारित बजट क्या मुख्य रूप से लागत कटौती पे आधारित है। अब हम देखेंगे क्या स्थिर बजट किसे कहते हैं। स्थिर बजट या फिक्स बजट किसे कहते हैं। स्थिर बजट का एक पूर्व निर्धारित आय और व्यय का अनुमान होता है। क्या स्थिर बजट क्या होता है? एक पूर्व निर्धारित आय और व्यय का अनुमान है, जो हमारे एक बार तैयार हो जाने के बाद गतिविधि के स्तर में होने वाले बदलावों के साथ नहीं बदलता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्टैटिक बजट भी कहते हैं।
यह क्या उन संगठनों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है जहां मौजूदा परिस्थितियों में उतार चढ़ाव की संभावना कमी रहती है, या फिर जहां पे संगठन बाहरी कारकों में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता और पूर्वानुमान आसानी से लगाया जा सकता है जिनके बारे में। तो ये लागतों को नियंत्रित करने के लिए एक मानदंड के रूप में भी काम करता है। और इसकी मुख्य कमी यह है कि भविष्य की ज़रूरतों और आवश्यकताओं को सही ढंग से निर्धारित करने में सटीकता की कमी को दिखाता है। क्यों? क्योंकि केवल एक ही स्थिति के तहत एक ही गतिविधि स्तर पर काम करता है। तो हमने देखा जो स्थिर बजट है वो। अब हम देखेंगे लचीला बजट या फ्लेक्सिबल बजट किसे कहेंगे। तो लचीला बजट विभिन्न गतिविधि स्तर के लिए बनाए गए जो वित्तीय योजना है, विभिन्न गतिविधि स्तरों के लिए बनाई गई वित्तीय योजना, इससे उत्पादित आउटपुट के आधार पर, जिसे क्या है, उत्पादित आउटपुट के आधार पर स्वतंत्र रूप से समायोजित या फिर से तैयार किया जा सकता है। तो और यह तर्कसंगत और व्यवहारिक है। क्यों? क्योंकि लागत को विभिन्न गतिविधि स्तरों पर आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। जो लागत होती है तो लागत को विभिन्न गतिविधि स्तरों पर आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। लचीला बजट तैयार करते समय लागतों को 3 प्रमुख खंडों में विभाजित किया जाता है। एक तो हमारा निश्चित, परिवर्तनीय और अर्ध परिवर्तनीय। कि हमारा पहला खंड होता है निश्चित, दूसरा परिवर्तनीय, तीसरा अर्ध परिवर्तनीय। बात करें तो यह उन संगठनों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है जहां बिक्री और उत्पादन में परिवर्तनशीलता की उच्च संभावना होती है, या ऐसे उद्योग जो बाहरी कारकों से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं, या फिर हमारे बाजार की स्थिति में उतार चढ़ाव अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। कुछ बजट वैकल्पिक आउटपुट स्तरों के लिए तैयार किए जाते हैं ताकि गतिविधि के प्रत्येक स्तर तक पहुंचने वाले व्यय की मात्रा को दिखाया जा सके। अब हम देखेंगे स्थिर बजट और लचीला बजट है, उन दोनों के बीच में अंतर। स्थिर बजट और लचीला बजट किसे कहेंगे। स्थिर बजट की बात करें तो वास्तविक उत्पादन स्तर की परवाह किए बिना स्थिर रहता है, जबकि लचीला बजट तो इसे उत्पादन स्तर के अनुसार आसानी से समायोजित किया जा सकता है। जैसा उत्पादन हो उसी के आधार पर इसको समायोजित किया जा सकता है। जो हमारे स्थिर बजट है तो स्थिर बजट की प्रकृति कैसी होती है, स्थिर होती है, जबकि लचीले बजट की गतिशील होती है। जो हमारे स्थिर बजट होता है तो ये क्या है, केवल एक गतिविधि स्तर पर संचालित होता है, जबकि लचीला बजट या आउटपुट के कई स्तरों पर संचालित किया जा सकता है। स्थिर बजट की बात करें तो यह धारणा पर आधारित होता है, मतलब कि स्थितियाँ नहीं बदलेगी। तो ये इस धारणा पर आधारित होता है कि स्थितियाँ नहीं बदलेगी, बल्कि हमारी जो लचीला बजट होता है यथार्थवादी होता है, वास्तविक परिवर्तनों को समायोजित कर लेता है। परिवर्तन होगा तो हम देख लेंगे वैसा। जो स्थिर बजट होता है ये अलोचदार होता है। क्यों? क्योंकि इसे वास्तविक उत्पादन के अनुसार फिर से नहीं ढाला जा सकता है, जबकि हमारे लचीला बजट कैसा होता है, लोचदार होता है। क्यों? क्योंकि इसे उत्पादन की मात्रा के अनुसार आसानी से समायोजित किया जा सकता है। स्थिर बजट की बात करें तो ये गतिविधि स्तर के प्रदर्शन, क्षमता और दक्षता का मूल्यांकन करने में कम सटीक होता है, जबकि हमारे लचीला बजट की बात करें तो गतिविधि स्तर के प्रदर्शन, क्षमता और दक्षता का मूल्यांकन करने में अधिक सटीक साबित होता है। तो इस तरह आज के एक लेक्चर के जरिए हमने बजटिंग प्रणाली के बारे में देखा, विभिन्न प्रकार की बजटिंग प्रक्रियाएं देखी, निष्पादन बजट, जीरो वेस्ट बजट, शून्य आधारित बजट, इनके बारे में विस्तार से देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।